मैंने बचपन से ही माई शरीफा को गली मोहल्लों में चूड़ियां बेचते देखा, जिससे 5 बच्चों का पेट पालती। मैं 20 साल बाद अमेरिका से आया। माई शरीफा अभी भी चूड़ियां बेच रही थी और इसकी बूढ़ी आंखों में दर्द नजर आ रहा था। मुझे अम्मा ने बताया कि शरीफा के बेटे इससे पैसे छीन लेते हैं और जिसको नहीं मिलते वो इसे मार मार कर हलकान कर देता है। इतना सुनना था कि मैं भागता हुआ माई शरीफा के घर गया तो अंदर से चीखों की आवाजें आ रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह लर्ज गई। मेरी उम्र इस वक्त 10 साल थी जब मैं अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खुले मैदान में बैठा कंचों से खेल रहा था। गर्मियों की छुट्टियां थी और इन दिनों हम सभी दोस्त मिलकर यहाँ तो सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते या फिर कंचे खेलकर अपना वक्त गुजारते रहते थे। अभी मैं खेल में ही मसरूफ था कि जब एक जानिब से मुझे वो मखसूस आवाज सुनाई दी। वही मखसूस जुमले कहती हुई चूड़ियों वाली माई शरीफा हमारे मोहल्ले में दाखिल हो रही थी। हम 6 दोस्त थे और सभी ने फौरन सर उठाकर माई शरीफा की जानिब देखा था। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, मगर हमें तो इसकी 11-12 साला लड़की किंजा को तंग करने में अजीब ही सुकून मिलता था। आज भी वो डरी सहमी अपनी माँ का पल्लू पकड़े आगे बढ़ती जा रही थी। इसने वही कई रोज पुराना फ्रॉक पहन रखा था जो जगह जगह से फटा हुआ था और मैल से अटा हुआ था। इसके बाल भी मिट्टी से अटे हुए थे, मगर इसके बावजूद शरीफा माई ने बड़े ही सलीके से इसकी चुटिया बांध रखी थी। हम लड़कों को देख कर तो पैसे भी वो सहम जाया करती थी, क्योंकि हम लोग इन्हें तंग ही इतना किया करते थे। अभी भी हम सभी लड़कों ने एक दूसरे को इशारा किया और फिर सब कंचे वहीं छोड़कर माई शरीफा के पीछे जाने लगे। माई शरीफा तो घर के दरवाजों पर दस्तक देकर चूड़ियां बेचने की सदा बुलंद कर रही थी, जबकि वो डरी सहमी हमें देखकर फौरन माँ के साथ दौड़ी दौड़ी जा रही थी। इस दोपहर गर्मी में वो लड़की सुर्ख लाल ईंटों की सड़क पर नंगे पांव चल रही थी। अम्मा की मैली चादर का कोना जोर से हाथ में दबोचे बार बार पीछे पलटकर हमें देखती, फिर सहमी हुई माँ के साथ लग जाती। हम तो शायद इसके लिए मौत का फरिश्ता साबित होते थे। जैसे ही शरीफा माई किसी के हाथ जाकर चूड़ियां बेचने लगती तो हम इसकी बेटी को खूब तंग किया करते। इसे तरह तरह के नामों से पुकारते और इसे बुरा भला कहा करते थे। बाज दफा तो वो रोने लगती। कोई इसकी चुटिया पकड़कर खींच देता तो कोई इसके गंदे मैले कपड़ों का मजाक उड़ाया करते। कहते माई शरीफा की चूही सबसे बकरी सबसे आला। माई शरीफा अपनी चूड़ियां बेचते हुए यही कहती थी। हम चूड़ी की जगह इसकी बेटी को चूही कहकर तंग करते। वो मोटे मोटे आंसू बहाने लगती। वो अगर कभी अपनी माँ माई शरीफा को शिकायत लगाती तो शरीफा माई उल्टा इसे ही डांट देती। हमें इसने आज तक कभी कुछ नहीं कहा था। हमें भी इसे तंग करने में मजा आया करता था। एक बार जब हमने माई शरीफा की बेटी को धक्का दिया तो वो गंदे नाले में जा गिरी। इसका सारा लिबास खराब हो चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर माई शरीफा से भी रहा ना गया तो वो सीधा मेरी अम्मा के पास चली गई। अम्मा से कहने लगी कि देखो ना बाजी, मेरी बच्ची का सिर्फ एक ही सूट था जो मैं इसे पहनाया करती थी। अब गरीबों के पास तो इतने पैसे भी नहीं जो नए कपड़े खरीद सके। ये एक सूट था, वो भी तुम्हारे बेटे और इसके दोस्तों ने मिलकर इसे नाले में गिराकर खराब कर दिया। अब बताओ भला मैं अपनी बच्ची को क्या पहनाऊंगी। आज तक कभी आपसे आपके बच्चों की शिकायत नहीं लगाई, मगर अपने बच्चों को समझाए वो क्यों मेरी बच्ची को इस कदर परेशान करते हैं। इस दिन मुझे आज भी याद है जब शाम को मेरे अब्बा जी घर आए थे तो अम्मा ने गुस्से से 2 बातें साथ फालतू लगाकर मेरी शिकायत लगाई थी। मेरे अब्बा तो वैसे ही गुस्से के बड़े तेज थे और मैं इनसे बहुत डरता था। जैसे ही वो घर आते तो मैं सारे खेल छोड़कर वापस घर भाग जाया करता। अब्बा ने मुझे गुस्से से बुलाया और इस रोज मेरी खूब पिटाई की थी, मगर इसके बावजूद मैं सुधरने की बजाय मजीद बिगड़ने लगा। मुझे माई शरीफा और इसकी बेटी पर बेहद गुस्सा आने लगा था। मुझे लगता था जैसे मेरी इस मार के पीछे वही जिम्मेदार है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इससे बदला जरूर लूंगा। हाँ, अलबत्ता जब मैंने होश संभाला तो मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ कि मैं कैसे एक मजबूर, बेसहारा और बेबस औरत और इसकी बेटी को इस कदर परेशान करता रहा कि वो मेरी वजह से रोते रहे। अगली रोज जब दोबारा माई शरीफा हमारे मोहल्ले में चूड़ियां बेचने के लिए आई तो मैं अपने मोहल्ले की शुरुआत में मौजूद बड़े बरगद के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं गुलेल मारने में माहिर था। जैसे माई शरीफा इस दरख्त के नीचे से गुजरी तो मैंने एक बहुत बड़ा पत्थर गुलेल में डाला और माई शरीफा को मार दिया। वो पत्थर सीधा इसके सर पर रखे हुए टोकरे पर लगा था।
माई शरीफा तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। अगले ही पल इसका टोकरा इसके सर से नीचे गिर चुका था। वो टोकरा नहीं था, बल्कि माई शरीफा की कुल कायनात थी। शायद इसका सबसे कीमती असासा था। सारी चूड़ियां गिरकर किरची किरची हो चुकी थी और हर सूख चूड़ियों के कांच बिखरे हुए थे। जो चूड़ियां सलामत बची थीं, वो भी इतनी नहीं थी कि इन चूड़ियों का सेट ही बन सकता। ये देखकर तो जैसे माई शरीफा को चुप सी लगी थी। वो जमीन पर बैठकर इन चूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर देखने लगी और फिर इसने आस पास नजर दौड़ाई। मैं तो फौरन इस दरख्त के पत्तों में छुप चुका था। अगर वो मुझे देख लेती तो न जाने मेरा क्या बनता। मैंने पहली मर्तबा माई शरीफा को इस कदर दुख में देखा था। वो टूटी हुई चूड़ियां सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। इसकी बेटी भी सिसक सिसक कर इन चूड़ियों के कांच उठाकर जोड़ रही थी कि शायद वो दोबारा चूड़ियां बन जाए। तभी माई शरीफा रोते हुए कहने लगी, इतने दिनों से चूड़ियां लाने के पैसे ही नहीं थे। किराने वाले मुंशी चचा से कुछ पैसे कर्ज उधार लिए कि जैसे ही आज चूड़ियां बिकी तो मैं इसका कर्ज उतारूंगी। मगर ये तो सारी चूड़ियां ही टूट गई। अब मैं अपने भूखे बच्चों को क्या खिलाऊंगी। वो इसी ताक में बैठे थे कि आज माँ आएगी तो पेट भर खाने को मिलेगा। मगर मैं इन्हें किस मुंह से बताऊंगी कि मेरी सारी जमा पूंजी किरची किरची हो गई। शरीफा माई ये कहकर रो रही थी। इसकी सिसकियां तो जैसे एक पल को मुझे झंझोड़ चुकी थी। मैं तो बचपने में आकर गलती कर बैठा था, मगर अब मुझे अफसोस हो रहा था। शरीफा माई और इसकी बेटी को रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ गया था। शरीफा माई ने वो सारी चूड़ियां वापस अपने इस टोकरे में डाली और वहां से वापस चली गई। वो टूटी हुई चूड़ियां अभी भी यूं ही जमीन पर पड़ी थी। दिल ही दिल में मुझे बड़ी तकलीफ और पशेमानी सी हुई थी। मैं यूं ही उदास कितनी ही देर वहां पर बैठा रहा। माई शरीफा वहां पर दोबारा नहीं आई थी। अलबत्ता मेरे कुछ दोस्त मुझे खेलने के लिए बुलाते रहे, मगर आज तो जैसे मेरा दिल ही बुझ चुका था। मैं इनके साथ खेलने के लिए नहीं गया, बल्कि खामोशी से घर चला आया। कई दिन फिर हफ्ते और महीने गुजर गए, मगर माई शरीफा दोबारा वहां नजर नहीं आई थी। सुनने में आया था कि वो अब दूसरे गांव में जाकर चूड़ियां बेचती हैं। शायद हमारी वजह से इसने यहाँ आना छोड़ दिया था। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मैं पढ़ाई के लिए शहर चला गया। एक रोज जब वापस आया तो एक मर्तबा फिर मुझे शरीफा माई चूड़ियां बेचती हुई दिखाई दी। वो एक बेवा थी जो जवानी में ही बेबगी की चादर पहने अपने बच्चों की कफालत कर रही थी। इसका शौहर मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, जबकि वो अपनी सास से कांच की चूड़ियां बनाना सीख रही थी। इस पर बुरा वक्त आया तो इसने हिम्मत न हारी, ना ही दूसरों के सामने हाथ फैलाया था, बल्कि अपनी मेहनत से वो चूड़ियां लेकर बेचने लगी और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने लगी। इसके 5 बच्चे थे, जिसकी वाहिद कफील वही थी। मुझे अभी भी शरीफा माई याद आ जाती तो एक शर्मिंदगी मुझे आन घेरती। मेरा यही ख्याल था कि मैं एक मर्तबा माई शरीफा और इसकी बेटी से मिलूं और इनसे मुआफी मांगू। मेरी वजह से इनका नुकसान बहुत हुआ था। इस रात मैं तो पेट भर के खाना खा चुका था, मगर न जाने माई शरीफा और इसके बच्चों ने खाना खाया होगा भी या नहीं। कई साल गुजर चुके थे। शरीफा माई अब भी वैसे ही थी, जबकि अब इनके साथ किंजा नहीं होती थी। मैं हॉस्टल से छुट्टी लेकर आया हुआ था। जब अपने घर से बाहर जाने लगा तो मुझे शरीफा माई अपने घर के बाहर बैठी हुई दिखाई दी। वो पूरी तरह हाँप रही थी, शायद गलियों में फिर फिर कर थक चुकी थी। मैंने इन्हें यूं बैठे देखा तो एक पल को तो शर्मिंदा सा हो गया, मगर फिर इन्हें सलाम किया तो कहने लगी, बेटा अगर हो सके तो 2 घूंट पानी ला दो, शदीद प्यास लगी है। मैं फौरन गया और ठंडे पानी का गिलास इन्हें थमा दिया। वो पीकर मुझे ढेरों दुआएं देने लगी, जबकि मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा सा हो रहा था। अगर इसे खबर मिल जाती कि मैं वही लड़का था जिसने इसकी चूड़ियां तोड़ी थी तो न जाने इसके दिल पर क्या बीतती। आज अलबत्ता किंजा इसकी बेटी इसके साथ मौजूद नहीं थी। मैंने यूं ही इससे पूछ लिया कि अब आपकी बेटी आपके साथ नहीं होती। कहने लगी कि इसकी तो मैंने 3 साल पहले शादी करवा दी थी। खैर से 2 बच्चे हैं इसके। ये सुनकर तो जैसे मुझे धचका सा लगा था। इतनी कम उम्र में इसकी शादी करवा दी। तो शरीफा माई फीकी सी मुस्कुराई, कहने लगी कि जितनी जल्दी सर से बेटी का बोझ उतर जाए, इतना ही हम गरीबों के लिए अच्छा होता है। वैसे भी मेरे पास रहकर कौन सा सुखी थी। अपने घर में ही इसकी हालत नौकरानियों से भी बदतर थी। खैर शुक्रिया बेटा। इतना कहकर वो वहां से दोबारा चूड़ियों की सदा लगाती जा चुकी थी। मैंने भी सर झटक दिया और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। मेरी नौकरी दूसरे मुल्क में लगी थी
और मैं वहां से अमेरिका चला गया। कितने ही साल मैंने अमेरिका में गुजारे थे। हमारे हालात भी पहले से काफी बेहतर हो चुके थे, क्योंकि मेरी तनख्वाह लाखों में थी, किसी चीज की कमी ना थी। मैंने तालीम का सिलसिला भी अमेरिका में ही पूरा किया था और फिर नौकरी भी। तकरीबन 10 साल का अरसा गुजारने के बाद मैं वापस आया था। मेरी अम्मा मेरे लिए यहाँ पर रिश्ता ढूंढ रही थी। मैं 17 साल की उम्र में अमेरिका गया था और अब 27 साल का हो चुका था। अम्मा को मेरे लिए अपनी भतीजी पसंद आ गई थी। रिश्ता पक्का होते ही अम्मा ने शादी की तारीख भी रख दी, क्योंकि मैं वैसे भी 2 महीने के लिए यहाँ आया था और इसी दौरान मुझे अपनी बीवी का वीजा भी लगवाना था और फिर वो मेरे साथ अमेरिका चली जाती। मैं अमेरिका से वापस आया तो दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ गए। वक्त का मुझे कुछ अंदाजा ही ना हुआ। मेरी माँ ने मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी कि जब एक सुबह मैं सो रहा था कि मुझे वही मखसूस आवाज सुनाई दी। माई शरीफा की चूड़ी सबसे बकरी सबसे आला। मेरी आंख चट से खुली थी। मेरा माई शरीफा से कोई खूनी रिश्ता ना था, लेकिन न जाने क्यों एक दिली वाबस्तगी सी हो गई थी। मैं फौरन से अपने कमरे से बाहर आया। वो चूड़ियों का ढेर लगाए अम्मा से कह रही थी, नूर रानी ला रही है, ऐसा कर ये सुर्ख चूड़ियां इसे बारात पर पहनाना, बड़ी सजेंगी इसके गोरे गोरे हाथों पर। बचपन में की गई गलती का अब भी मुझे मलाल था। अम्मा मेरी बीवी के लिए चूड़ियां पसंद कर रही थी। मैं भी अम्मा के बराबर में बैठ गया। माई शरीफा मुझे ही देख रही थी। अजीब यासियत सी थी इस औरत की आंखों में। इसकी आंखों में मैं ज्यादातर देख नहीं पाता था। मेरे अंदर एक बेचैनी सी शुरू हो जाती थी। सूखे मुंह वो सुबह सवेरे चूड़ियां बेचती, मुझे गली में दिखाई देती थी। आज भी वैसा ही लिबास पहना हुआ था जैसा मैं बचपन से इसे पहनते देखता आ रहा था। मैंने कहा, माई शरीफा अब तो तुम्हारे बच्चे भी जवान हो गए होंगे, कमाते भी होंगे, अब भी चूड़ियां बेचती हो, छोड़ दो इस काम को। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे की रंगत फक हुई थी। कहने लगी, पुत्र बेटे की शादी भी करनी है, वो बेचारा अकेला क्या क्या करेगा, इसलिए सोचा कि चल बहू को लाना है तो थोड़े पैसे ही जमा कर लो। मेरे पास ये अच्छा मौका था अपनी गलती का अजाला करने का। मैंने जेब से पैसे निकाले और माई शरीफा की तरफ बढ़ा दिए। मैंने कहा, ये रख लो, अपने बेटे की शादी पर नया जोड़ा पहनना। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और फिर मेरा हाथ पीछे कर दिया। कहने लगी, ना पुत्र, माई शरीफा ने कभी किसी का एहसान नहीं लिया। अल्लाह का बड़ा करम है, साल के 2 जोड़े बनाती हूँ, अपने लिए गुजर बसर अच्छा हो जाता है। करम है मेरे मालिक का। इसकी बात सुनकर मैं कुछ देर तो इसे हैरत से देखता रहा। क्या थी वो औरत, इतना सब्र। ऐसे गरीब लोग तो पैसों के मुंतजिर होते हैं, कोई इन्हें पैसे दे तो फौरन से झपट लेते हैं। मुझे तो लगा था कि मेरी गलती का अजाला हो जाएगा, लेकिन वो तो मुझसे पैसे लेने के लिए तैयार ही ना थी। मैंने कहा, माई शरीफा, मैं ये अपनी खुशी से दे रहा हूँ, मेरी भी तो शादी है, मेरी शादी पर जरूर आना। ऐसा करो, मेरी शादी के लिए ही जोड़ा बना लो, मुझे किसी न किसी तरह से इसके नुकसान की भरपाई करनी थी। मेरी माँ ने भी इसे बहुत कहा तो फिर इसने वो पैसे रख लिए और मुझे ढेरों दुआएं देने लगी। मुझे लगा जैसे मेरी इस गलती का असाला हो गया है। मैं अंदर से जैसे मुत्तमिन सा हो गया था। लेकिन एक बार जब वो दोबारा से चूड़ियां बेचने आई तो इसके चेहरे पर नील का निशान था। चेहरा भी सूजा हुआ था। वालिदा इस वक्त घर पर ना थी। वो चादर से बार बार अपने नील का निशान छुपाने की कोशिश कर रही थी। मुझे अकेले घर देख कर कहने लगी, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? मैंने कहा, बाजार गई हैं, मेरी बेगम के लिए शॉपिंग करने। वो मुझे कहने लगी, अच्छा चलो फिर आ जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं आप बैठे, बस अम्मा आने वाली होंगी। कहने लगी, मैंने सोचा चल तेरी अम्मा दुल्हन के लिए नए जोड़ों के साथ चूड़ियां खरीद लेगी। मैंने कहा, हाँ आप बैठे, अम्मा बस आने वाली है। वो वहीं सहन में बैठ गई। मैंने कहा, माई शरीफा, ये चेहरे पर नील कैसे पड़ गया? मेरा ये कहना था कि वो गड़बड़ा गई, चेहरे की रंगत भी उड़ी थी। फिर हिचकिचाते हुए कहने लगी, मैं गिर गई थी, सहन में पानी गिरा हुआ था तो पाँव फिसल गया, बस बूढ़ी हो गई हूं ना, इसलिए जरा सी चोट पर नील के निशान पड़ जाते हैं। इसकी आवाज में एक अजीब सा कर्व था। पता नहीं क्यों मुझे क्यों इतनी बेचैनी होती थी इस औरत को देखकर। मुझे लगता है जैसे इसकी जुबान अपनी ही बात की चुगली खा रही है, वो झूठ बोल रही है। बार बार वो अपनी चादर से अपना वो नील का निशान छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर में मेरी माँ आ गई और मैं उठकर बाहर चला गया। मेरी शादी हुई तो फिर मैं मसरूफ हो गया, अपनी बीवी का वीजा लगाया और दोबारा से अमेरिका चला गया।
अमेरिका में भी जब मेरी अम्मा से बात होती तो मैं माई शरीफा का लाजमी पूछता था। वो ठंडी आह लेकर कहती, इसकी भी क्या जिंदगी है, 4 बेटे हैं लेकिन चारों के चारों निकम्मे निकले हैं। अब भी बेचारी गली गली सर पर भारी चूड़ियों का टोकरा उठाए चूड़ियां बेचती नजर आती है। मैंने कहा, अम्मा मैं आपको लाखों के हिसाब से पैसे बेचता हूँ, ऐसा करें माई शरीफा नजर आए तो इसे कुछ पैसे दे दिया करें ताकि अपनी जरूरियात वो पूरी कर ले। मेरे दिल में माई शरीफा के लिए क्यों हमदर्दी थी, ये तो मैं भी नहीं जानता था। शायद वो बचपन की एक गलती थी जिसने मेरे दिल में माई शरीफा के लिए एक अजीब सा मुकाम पैदा कर दिया था। इस औरत के मामले में मैं बेबस था। मेरा जी चाहता कि कभी फुर्सत से इसे इसका हर गम पूछूं कि इसने कैसे अपनी जिंदगी की तकलीफों का सफर तय किया है। इसे पैसे दूं, इसकी मदद करूं, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखूं। मुझे नहीं इल्म था कि मेरी ये ख्वाहिश क्यों थी। ऐसा नहीं कि मैं गरीबों की मदद नहीं करता था या गरीबों की मदद नहीं की थी। मैं अक्सर गरीबों की मदद करता रहता था, लेकिन माई शरीफा के लिए मेरे दिल में एक अलग ही मुकाम था जो मेरी समझ से बाहर था। जब भी मैं गाँव फोन करता, माई शरीफा का पूछता, मेरी बीवी मुझे कभी कभी कहती, आप तो इस चूड़ी वाली के बारे में ऐसे पूछते हैं जैसे आपका कोई इससे रिश्ता हो। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम कि मेरा इससे क्या रिश्ता है क्या नहीं, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए एक अजीब बात है। मेरा दिल इसकी तरफ खुद ब खुद माइल होने लगता है। मेरे पास लफ्ज नहीं है, लेकिन जब मैं इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखता हूँ जिसमें मुझे बेबसी नजर आती है तो मेरा दिल कटने लगता है। मेरा जी चाहता है इसके आंसुओं को अपनी हथेली में रख लूं, इसका हर गम बांट लूं। मैं यूं कहता तो मेरी बीवी मुझे हैरत से देखती। फिर बात आई गई होने लगी। अल्लाह ने मुझे 2 बेटों से नवाजा था, और जब मेरी वालिदा को इस बात का इल्म हुआ तो कहने लगी, माई शरीफा तुम्हें खास मुबारकबाद दे रही थी। कह रही थी अपने बेटे से कहना कि अपने बेटों की परवरिश पर बड़ा ध्यान दे। बेटा अगर नाफरमान हो जाए तो माँ बाप की जिंदगी को रूल के रख देता है। न जाने इसकी बात में ऐसा क्या था कि मेरे दिल को धचका सा लगा था। मेरी शादी को 10 साल बीत गए थे। मेरी बीवी कहने लगी कि अब इसे गांव जाना है। मुझे छुट्टी भी मिल गई थी, इसलिए सोचा कि चलो मैं भी गांव चला जाता हूँ, वरना हर 2-3 साल बाद मैं अपनी बीवी को गांव भेज देता था। वो महीना 10 दिन रहकर आ जाती थी। इस बार जब मैं गांव गया तो मुझे माई शरीफा कहीं नजर न आई। मैंने सोचा कि चलो शायद बेटों में खैरत जाग गई है जो वो कमाने लगे हैं, और माई शरीफा का बुढ़ापा भी कुछ सुकून से गुजर जाएगा। मेरी बीवी चंद दिन बाद ही अपने मेके चली गई ताकि इनसे मुलाकात कर ले। मैं अम्मी के साथ नाश्ता कर रहा था कि जब दरवाजा खटका, फिर वही मखसूस आवाज मेरे कानों में पड़ी। अम्मा कहने लगी कि शरीफा मेरी बहू अब अमेरिका की हो गई है, चूड़ियां नहीं पहनती। अम्मा ने तो बाहर से ही इसे रुखसत करना चाहा, लेकिन मैं फौरन से खड़ा हो गया। मैंने दरवाजा खोला और माई शरीफा से कहा, अंदर आइए। मुझे देखकर इसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी थी। कहने लगी, खैर से आ गया तू परदेस से? मैंने कहा, हाँ हाँ, आप अंदर आए। कहने लगी, क्या करूंगी अंदर आके बेटा, तेरी माँ ने तो कह दिया तेरी बीवी अब वलायती हो गई है, चूड़ियां नहीं पहनती। मैंने कहा, आप अंदर तो आए, हमारा सिर्फ एक यही तो ताल्लुक नहीं है, बचपन से आप यहाँ आ रही हैं। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट यकदम गायब हुई थी। वो अंदर आ गई। अम्मा इस वक्त अपने कमरे में चली गई थी, जोहर की नमाज पढ़ना थी। माई शरीफा वहीं बैठ गई। मैंने कहा कि तुम्हारे सारे बेटे कमाने लग गए होंगे, फिर क्यों चूड़ियां बेचती हैं? घर में बैठो, सुकून लो, बहू से खिदमत करवाओ। मेरी बात सुनकर कहने लगी, कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ मुशक्कत लिखी होती है, मैं भी शायद ऐसे ही नसीब लिखा कर आई हूँ। अब तो मुझे ऐसी आदत हो गई है कि दिल ही नहीं चाहता कि घर पर बैठूं। मैंने कहा, क्यों, क्या बच्चे कमाते नहीं हैं? कहने लगी, कमाते हैं, मुझे भी बहुत मना करते हैं कि अम्मा बस कर दे, सारी जवानी तूने चूड़ियां बेच बेच कर हमें पाला है, अब हमें भी खिदमत का मौका दे। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि चलो इस उम्र में आके अम्मा शरीफा को सुख तो मिला। मैंने जेब से पैसे निकाल के जब इसकी तरफ बढ़ाए और कहा कि बस इनकार मत करना, इसे रख लेना। इसने मेरी तरफ देख कर पूछा, ये ज़कात या तेरे बच्चों की खैरात तो नहीं? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसे ही पैसे दे रहा हूँ। कहने लगी, फिर ठीक है, तेरे बच्चों की खैरात और ज़कात नहीं ले सकती। ये कहकर इसने चूड़ियों का टोकरा सर पर रखा और चली गई। मैं काफी देर इसकी इसी बात को सोचता रहा, लेकिन एक बार मुझे ऐसी खबर मिली कि इसने मुझे तड़पा कर रख दिया।
अम्मा बताने लगी कि इसके बेटे अच्छे नहीं हैं, इसे बहुत मारते हैं। वो जो पैसे दिन भर कमाती है, घर जैसे ही जाती है, बच्चे पैसे छीन लेते हैं। भाई भी कुछ खास अच्छा नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल में ऐसी बेचैनी उठी कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं शरीफा के घर चला गया, लेकिन दरवाजे पर ही इसकी चीखों पुकार सुनकर जैसे ठटक कर खड़ा हो गया था। इसके बेटे इसे शायद मार रहे थे, कह रहे थे कि तूने हमें भी किसी अमीर घर में क्यों ना दे दिया। क्या तुझे एक ही बेटे से प्यार था, जिससे तूने इस औरत को थमा दिया? वो बे औलाद थी, ताकि इसकी गोद भर जाए। तूने छोटे को ही क्यों इसकी गोद में डाल दिया? अब देख कितने ऐश करता फिर रहा है। वो अमेरिका जाता है, खूब पैसे कमा रहा है, और एक हम हैं जिनके नसीबों में बस दाल रोटी लिखी है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। मैं हैरान परेशान इसके घर के बाहर खड़ा था। मुझे आज अपने अंदर की बेचैनी और बेताबी का जवाब मिला था, लेकिन दोबारा से माई शरीफा की चीख पर मैं चौंका था। दिल तड़प कर रह गया था। मैंने फौरन से दरवाजे को धक्का देकर खोला। सामने वो जमीन पर बैठी सिसकियों से रो रही थी। इसके बेटे इसे ठुड्डों से मार रहे थे। मैंने इन चारों को पीट कर रख दिया था। वो औरत सिर्फ माई शरीफा चूड़ियों वाली नहीं थी, मेरी माँ भी थी, जिसने एक बे औलाद औरत को मुझे सौंप दिया था। मैं किंजा से बड़ा था। मुझे देखकर माई शरीफा घबरा गई थी, और वो चारों नौजवान मुझे गुस्से से देखने लगे। मैं वहीं बैठ गया जहां माई शरीफा जमीन पर बैठी रो रही थी। आंसू मेरी आंखों से भी जारी थे। मैंने कहा, अम्मा। मेरे इस लफ्ज पर वो तड़प कर सिसकने लगी और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं भी फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मुझे आज समझ आ रही थी कि मैं क्यों माई शरीफा को देखकर तड़प उठता था, क्योंकि वो मेरी सगी माँ थी। इस बार जब मैं अमेरिका गया तो मेरे साथ माई शरीफा भी थी। मैं सोच चुका था कि औलाद होने के सारे फराइज पूरे करूंगा।